Assalamu alaikum dear students, this is your science teacher Sabahat and we are on first chapter of physics, which is light, refraction and reflection. Today our topic is laws of refraction and refractive index. So let's go to the topic, laws of refraction. Dear students, like reflection of light, refraction also has two laws. The first law of refraction is the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Dear students, before explaining this first law of refraction, let's briefly repeat a few terms of refraction. Refraction is bending of light when a light ray enters from one medium to another. For example, first medium is air and second medium is glass. When a light ray is incident from air to glass, this point where the light ray touch the interface is the separation between two media. यानी ये जो लाइन मैंने यहाँ पे दी है, this is called interface, यानी ये two medias को divide करती है. This first medium is air and second medium is glass. तो ये जो point है जहाँ पे इंसिडेंट रे इंटरफेस को टच करती है, रीच करती है, स्ट्राइक करती है सरफेस को, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और ये जो लाइट रे पहले मीडियम से आ गई दूसरे मीडियम में, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. और जब ये दूसरे मीडियम में लाइट रे आ गई तो दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड कम हो गई, उस वजह से ये बेंड होती है. तो जो लाइट रे बेंड होती है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. और फिर इस इंटरफेस यानी इस सरफेस को जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं 90 डिग्री, ये नॉर्मल होता है. नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री एंगल विद दिस सरफेस इंटरफेस. तो बच्चों, अब हम पहले लॉ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है एंड दिस नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हो ये जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है दिस सरफेस को, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होके निकलती है. और ये जो नॉर्मल है ये भी इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से होके निकलता है. एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे आल्सो बेंड्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यानी ये सारा इसी प्लेन में आता है, एक ही पॉइंट से निकलता है और एक ही प्लेन में सारा आता है. ये इस प्लेन को छोड़ के नहीं निकल सकता है. तो दिस एक्सप्लेन इज द फर्स्ट लॉ. यानी जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे इंसिडेंट हो गई, और जो नॉर्मल है दिस 90 डिग्री टू दिस सरफेस, एंड जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रे बेंड हो गई, ये एक ही प्लेन में आते हैं. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड देन we will discuss second law of refraction. Second law of refraction is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for a given pair of media. This constant is called the refractive index of the second medium with respect to first. This law is called Snell's law. तो second law ये कहता है कि ratio of sine of angle of incidence, यानी ये जो incident ray normal के साथ एंगल बनाता है इसको कहते हैं angle of incidence. और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी इन दोनों के साइन्स जो हैं, साइन आप देखते हो, साइन ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन का वैल्यू निकाल सकते हो. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. यानी इसका जो वैल्यू निकलेगा साइन, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो साइन 30 कितना निकलेगा, और डिवाइडेड बाय दिस एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो विच मीन्स अगर हमने यहाँ पे इंसिडेंट की रे, तो यहाँ पे जो एंगल बन गया, जितना एंगल का जो भी एंगल की डिग्री होगी उसी अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगा. अगर हम इसका नाम रखेंगे एंगल I1, इसका रखेंगे एंगल R2, तो रेशो ऑफ साइन ऑफ I1 यानी साइन एंगल I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 यानी इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये रेशो जो निकलेगा कांस्टेंट निकलेगा. फॉर एग्जांपल n निकला इसका वैल्यू. अब हम इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से देखेंगे. अगर हम ये इंसिडेंट रे इसकी लोकेशन चेंज करेंगे, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थोड़ा बढ़ाएंगे, इस एंगल से थोड़ी बड़ी करेंगे, लाइट रे यहाँ पे हमने इंसिडेंट की,
तो इसी हिसाब से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बनेगा। तो इसका नाम हम रखेंगे I2 एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रखेंगे R2। अब हम इसका ये लेंगे साइन इसका वैल्यू, साइन I2 डिवाइडेड बाय R2, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस I1 divided by sine of angle of refraction this is R2 and sine of angle of refraction R2। इसका वैल्यू भी यही निकलेगा जो पहले केस में निकला था। यहाँ पे भी sin I by sin R का वैल्यू यही निकलेगा जो यहाँ पे निकला था, यही n निकलेगा। n हम एज एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसी तरह से हम थर्ड केस लेंगे। यहाँ पे हमने इस इंसिडेंट रे की लोकेशन और ज़्यादा चेंज की। यहाँ पे जिस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना उसी अकॉर्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगा। तो अब हम इसका साइन लेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट हम यहाँ पे I3 इसका नाम रखेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम रखेंगे R3। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन I3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R3, इसका जो वैल्यू निकलेगा ये भी यही n निकलेगा। यानी जो रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे निकला था वो हर केस में निकलेगा, चाहे जहाँ पे भी हम लाइट रे को इंसिडेंट करें, चाहे जितना भी जितनी बड़ी या छोटी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लें उस, बट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। यानी यहाँ पे भी ये n निकला, यहाँ पे भी n निकला और यहाँ पे भी n निकला। तो इट मीन्स दिस रेशियो इज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन एंड एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ पे निकला, इस कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये सेम निकलेगा इन ऑल केसेस, चाहे हम जैसी भी लोकेशन दे एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टेड मीडियम। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी जो पहला मीडियम है जहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होती है, इसको हम इंसिडेंट मीडियम भी कहते हैं। इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी उसका, और जो दूसरे मीडियम में यानी रिफ्रैक्टेड मीडियम में लाइट की स्पीड थी, इन दोनों का रेशियो होता है बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो यहाँ पे हम ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम डिनोट करते हैं एक टर्म से, उसको हम म्यू कहते हैं। बट सिंस यू आर इन 10th क्लास, सो हम सिंपली इसको n से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 2 1 का मतलब ये है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। यानी n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जिस मीडियम में लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी जो इंसिडेंट मीडियम होता है। तो ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी दोनों मीडियाज में जो लाइट की स्पीड थी, इस स्पीड का रेशियो होता है बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो हम सिंपली कह सकते हैं C1 divided by C2, where C1 is the speed of light in first medium and C2 is the speed of light in second medium। ये फॉर्मूला है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। हम V1 by V2 भी कह सकते हैं। तो सिंपली C1 is the speed of light in medium 1, तो C2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है पहले मीडियम में क्या लाइट की स्पीड थी डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में क्या लाइट की स्पीड रही, यानी C1 by C2। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ये सिंपली ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजर होता है। इट बेसिकली मेजर्स द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो उसका मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, यानी एक मीडियम की डेंसिटी कितनी होगी, उसमें लाइट कितनी तेज़ चलेगी और कितनी स्लो चलेगी, तो वो डेंसिटी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। वो जो फिजिकल डेंसिटी उससे थोड़ा डिफरेंट होती है, बट अभी आपको वहाँ नहीं जाना है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होता है, यानी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, उस मीडियम का उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। लेकिन जब
जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आपने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, विच मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो लाइट की स्पीड उसमें कम हो जाएगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड तेज़ होगी। फॉर एग्जांपल जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 समथिंग, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.655, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2. दिस इज फ्लिंट गिलास, diamonds the refractive index of diamond is 2.417 and refractive index of iron is 1.0003। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.417, विच मीन्स डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है। डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर देन ऑल ऑफ दीज मीडिया। तो जब डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट सबसे कम चलेगी डायमंड में, यानी कम स्पीड पे चलेगी। डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो यहाँ पे एयर की ये जो एयर है 1.0003, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, यानी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा तेज़ चलेगी एयर में। तो इसी तरह से वाटर है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, यानी एयर से थोड़ा ज़्यादा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, यानी जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा और उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी और उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर जो फर्स्ट मीडियम है वो वैक्यूम है, दूसरा मीडियम है ग्लास या वाटर जो भी हो, तो अगर हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो सिर्फ गिलास का ही निकलेगा या वाटर का, जो भी यहाँ पे मीडियम हो दूसरा मीडियम, क्योंकि वैक्यूम बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, देयर आर ये पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पे बिल्कुल कोई ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो ग्लास का ही निकलेगा उसका वैल्यू। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं दो मीडियाज का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी अगर एक मीडियम वैक्यूम होगा तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी N is refractive index, Vg means refractive index of glass with respect to vacuum, V is vacuum and G is glass। इसका refractive index glass का ही आएगा। तो जब हम किसी मीडियम का refractive index with respect to vacuum निकालते हैं तो उसको हम absolute refractive index कहते हैं। So dear students, what we learned today is that refraction के दो laws हैं। पहले law में ये है कि incident रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे आते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं, वो प्लेन छोड़ के नहीं जा सकते। और दूसरे लॉ में हमने देखा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इसका साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इन दोनों के साइनस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट निकलता है, चाहे हम इंसिडेंट रे को कहाँ पे भी लोकेट करें, चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी बढ़ाएं छोटा बनाएं, वैल्यू हर केस में हर सिचुएशन में सेम निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, और उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट, विच मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा तो स्पीड उसमें लाइट की कम हो जाएगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयरर होगा तो उसमें स्पीड की लाइट ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो stay safe, goodbye, Allah Hafiz, and see you in next class.